हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताएंगे और जो उनके जीवन में प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी महासमाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, इनको जिन शब्दों से नवाजा जाए वो शब्द इनके लिए कम पड़ जाते हैं। अंत में बस एक ही शब्द इनके लिए कहा जा सकता है कि ये क्या थे, युग पुरुष थे। ठीक है, तो चलिए आज महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेते हैं पहली स्लाइड। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और जो 2 अक्टूबर का दिन है इसको कैसे मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और जो करमचंद गांधी जो है इनके पिताजी का नाम था। इनका जन्म गुजरात काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था जो जैन धर्म से प्रभावित थी। पिता का नाम जैसे हमने बताया करमचंद गांधी था जो दीवान थे, तथा इनको काबा गांधी भी कहते थे। जो इनके पिता का नाम जो करमचंद गांधी था, इनको काबा गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म पहले कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था जो जैन धर्म से प्रभावित थी। ठीक है, अब जब जैसे कि जानते हैं आप, जैन धर्म में क्या है, अहिंसा क्या परम धर्म है, हिंसा को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांधी जी भी अपनी माता से प्रभावित हुए होंगे, तो उन्होंने भी अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मई 1883 में आते हैं। महात्मा गांधी की जो शादी है कस्तूरबा गांधी से, जिनको कस्तूरबा माखन जी या बाबी के नाम से जाना जाता था, 13 वर्ष के थे। ठीक है, जब गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से होती है तब गांधी जी कितने वर्ष थे, 13 वर्ष के थे। और कस्तूरबा गांधी कितने वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी को माखन जी या बा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी थी वो गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी जब इनकी आपस में शादी होती है। ठीक है, अब आते हैं 1885 में। पहले पुत्र का जन्म होता है और पिता की मृत्यु होती है। ठीक है, इनका गांधी जी का पहला पुत्र जन्म लेता है, जो जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी साल इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो 1885 है इनके जीवन का दुखद साल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1888 में आते हैं। 1888 में इनका जो पुत्र हरिलाल जन्म लेता है। ठीक है, मणिलाल 1892 में जन्म लेता है। रामदास 1897 में इनका जन्म होता है, और देवदास का जन्म 1900 में होता है। और इनके कुल कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, और एक पुत्र जो हुआ था वो पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार इनके कुल कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। ठीक है, 5वां पुत्र ये जमुनालाल बजाज को मानते थे। ठीक है, यानी जमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। ये अपनी तरफ से ये जमुनालाल बजाज को क्या है, अपने पुत्र के समान मानते थे। ठीक है, भतीजा मगनलाल गांधी। ठीक है, अब यहाँ मगनलाल गांधी का भतीजे का नाम क्यों हम ले रहे हैं, इसका कारण है जो मगनलाल गांधी जो इनके भतीजे थे, इन्होंने सत्याग्रह शब्द दिया था, सत्याग्रह शब्द, जिससे गांधी जी ने क्या सत्याग्रह शब्द निकाला। जैसे आप सत्याग्रह शब्द हर जगह सत्याग्रह आंदोलन सुनते हैं गांधी जी के पूरे जीवन काल में, तो जो ये सत्याग्रह शब्द था ये कहाँ से निकला था, सत्याग्रह शब्द से। और इस सत्याग्रह शब्द किसने दिया था, मगनलाल गांधी ने दिया था। ठीक है, अब राजनीतिक गुरु की बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके कौन थे, राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने क्या किया, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, एक उदारवादी नेता थे और इनके गुरु भी थे। चलिए अब आगे आते हैं। अब बात करेंगे आत्मकथा इनकी। इनकी आत्मकथा है जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बहुत ही पॉपुलर इनकी आत्मकथा है। ठीक है, पेपरों में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी इनके 2 थे, पहले थे महादेव देसाई, दूसरे थे प्यारेलाल। प्यारेलाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्यारेलाल की जो बहन सुशीला नैयर थी, गांधी जी की क्या थी, व्यक्तिगत डॉक्टर थी। जो प्यारेलाल की बहन थी जिनका नाम सुशीला नैयर था, वो गांधी जी की क्या थी, व्यक्तिगत डॉक्टर थी। गांधी जी के जीवन में एक स्त्री का नाम और बहुत ज़्यादा आता है, वो थी मीराबेन। मीराबेन क्या थी, इनकी गांधी जी की शिष्या थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने मिडिल
मिडिल को कक्षा 8 भी कहा जाता है, की परीक्षा पोरबंदर से, तथा मैट्रिक जिसको कक्षा 10 कहा जाता है की परीक्षा राजकोट से पास की थी। गांधी जी ने मिडिल की परीक्षा कहाँ से? पोरबंदर से पास की, और मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की? राजकोट से पास की। ठीक है, अब देखिए क्या इनकी शादी भी हो गई भाई, और इन्होंने हाई स्कूल पास भी कर लिया है। अब कुछ पैसे की ज़रूरत होगी तो कुछ ऐसा कुछ कोर्स किया जाए जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। तो इनके घर वाले क्या करते हैं, इनको सन 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं, या ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए जाते हैं। तभी हरिलाल का जन्म होता है। जैसे हमने बताया था हरिलाल का जन्म 1888 में हुआ था, जो पहला पुत्र था। तो तभी जब ये बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं उस समय क्या इनका पहले पुत्र का जन्म होता है। 1889 से 91 तक वो वहीं पे रहते हैं। जो गांधी जी 1889 से लेकर 1891 तक की कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में ही रहते हैं। अब आ जाता है सन 1892, लौट कर भारत आए और मणिलाल का जन्म होता है। 1892 में क्या ये भारत आते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, इनके दूसरे पुत्र मणिलाल का जन्म होता है। मुंबई में वकालत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। आप जानते हो वकालत इतना आसानी पेशा नहीं है कि सबको सफलता मिल जाए, बहुत टिपिकल ये प्रोफेशन है। इसलिए इनको क्या, ये सीधे साधे व्यक्तित्व के थे, इनको सफलता वहाँ पर नहीं मिल पाती है। जब सफलता नहीं मिलती है तो वापस राजकोट आ जाते हैं तथा फरियादियों की अर्जी नफीसी लिखने का काम करने लगते हैं। अरे भाई वहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली तो क्या सोचते हैं कि चलो अपना वापस राजकोट चलते हैं अपने घर में, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, और वापस आ जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, फरियादियों की अर्जी नफीसी का काम करने लगते हैं। जो कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाने आ जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन लिख देते थे। ठीक है, अब यही करते करते आ जाता है सन 1893 में। अब चूंकि अर्जी नफीसी वगैरह से तो इनका खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा घर का, तो क्या करते हैं, ये एक फर्म में नौकरी कर लेते हैं तथा दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक फर्म में नौकरी करते हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह की फर्में होती हैं, वहाँ कई वकीलों की जरूरत होती है, ऐसी फर्म में नौकरी कर लेते हैं। और एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला, इनके केस के सिलसिले में कहाँ जाना पड़ता है इनको? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। उस समय दक्षिण अफ्रीका के हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पर रंगभेद था। जब गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, परंतु उनको धक्के मारकर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर 1893 में उतार दिया जाता है। देखिए जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर देखा वहाँ के हालात क्या थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ रंग भेद था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी क्या था, भारत के तरीके इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा रंग भेद था और भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था। तो इनके साथ क्या होता है, जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तो उनके पास टिकट भी होता है फर्स्ट क्लास का, लेकिन होता क्या है, उनको धक्के मारकर कौन से स्टेशन, मेरिट्सबर्ग स्टेशन में उतार दिया जाता है। रंग भेद से आहत होकर आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं। तो इनका मन बहुत दुखित होता है और वो क्या करते हैं, आंदोलन की ओर अग्रसर होता है। और यहीं से क्या है, इनका एक कैरियर शुरू होता है, राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वहीं पे क्या करते हैं, ये 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1903 में क्या होता है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये 1903 में निकालते हैं। अब आ जाता है 1904, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1912 में ये फिनिक्स ट्रस्ट बन जाता है। 1904 में क्या करते हैं, ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं और 1912 में इसको ट्रस्ट के रूप में मान्यता दे दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सन 1906। 1906 में क्या होता है, टालस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं, जिसमें कालिन बाख जो जर्मन शिल्पकार थे उनकी सहायता करते हैं। ये टालस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं गांधी जी, और इसकी स्थापना में क्या, कालिन बाख जो क्या थे, जर्मनी के थे, उनकी सहायता करते हैं। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करते हैं। यह भारतीयों से दुर्व्यवहार से संबंधित था। ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था ये भारतीयों के दुर्व्यवहार से संबंधित था, इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह भी चलाया था सफल रहे। इसी दौरान क्या करते हैं, ये अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं और सत्याग्रह करते हैं, जो कि सफल रहता है। ठीक है, और ये अपने जो इनका ध्येय होता है उसमें ये सफल हो जाते हैं। अब आते हैं 1901 में, कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ये वापस कलकत्ता आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे कोलकाता अधिवेशन हो रहा होता है, उसमें भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता, दिनसा वाचा करते हैं। ठीक है, 23 सितंबर 1913 आ जाते हैं। गिरगिटिया प्रथा का विरोध कस्तूरबा गांधी तथा 16 सदस्यों के साथ सत्याग्रह किया।
ये वो वापस दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि गिरगिटिया प्रथा चल रही थी। उसमें क्या होता है कि क्या होता था कि जो यहाँ से भारतीय जाते हैं उनको बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको किसी भी स्थिति में वापस लौटने का कोई परमिशन नहीं होती, चाहे जितनी समस्या हो जाए, जब तक कि उनका वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। तो इससे ये बहुत आहत होते हैं और इसका क्या करते हैं, गिरगिटिया प्रथा का विरोध करते हैं, जिसमें कस्तूरबा गांधी और 16 सदस्य इनके साथ में सत्याग्रह करते हैं, प्रथा का अंत किया। और इस तरह इस प्रथा का अंत करते हैं। इस प्रथा में कोई भारतीय निश्चित समय तक बंधुआ रहता था। ये हमने आपको बता ही दिया कि इस प्रथा में क्या होता था, कोई भारतीय होता है एक निश्चित समय तक बंधुआ रहता था और जब तक वो समय पूरा नहीं होता था किसी स्थिति में वो भारत वापस नहीं आ सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है तारीख 30 जनवरी 1915। 30 जनवरी को क्या है, ये 30 जनवरी 1915 को क्या है, वापस भारत आ जाते हैं। 30 नहीं है ये, सॉरी, ये 9 जनवरी है। 9 जनवरी को क्या करते हैं, वो वापस भारत आ जाते हैं और 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं, परमानेंट भारत वापस आ जाते हैं। और जो 9 जनवरी जो है वो प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहमदाबाद अब आ गए वहाँ से, तो भाई रहने की व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी, कुछ ऑफिस वगैरह खोलना पड़ेगा, क्योंकि इनका भूकाल तो वहाँ पे टाइट हो ही गया है। अब सब लोग इनको जानने लगे गांधी जी को। तो क्या करते हैं, अहमदाबाद में कोचरव नामक जगह है, उसमें क्या जीवन लाल का घर किराए पर लेते हैं। ठीक है, इस घर को सत्याग्रह आश्रम 1915 में घोषित करते हैं। पहले क्या करते हैं, ये कोचरव में जीवनलाल का घर किराए में लेते हैं, उसमें 9 ऑफिस खोलते हैं और यही ऑफिस बाद में 1915 में क्या है, सत्याग्रह आश्रम के रूप में प्रसिद्धि पाता या घोषित करते हैं। ठीक है, 1917 आ जाता है में, जो 1917 में क्या करते हैं, ये जो 1915 में जो सत्याग्रह आश्रम था, इसी आश्रम को क्या साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया जाता है तथा इसे साबरमती आश्रम का नाम दिया जाता है। तो ये जो आश्रम था उसको साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे ये शिफ्ट करते हैं और इस आश्रम का नाम क्या, साबरमती आश्रम का नाम दिया जाता है। यही आप साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। अब आती है डेट 30 जनवरी 1948। ये जो है गांधी जी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण डेट है। क्यों, देखिए, बिरला भवन में नाथूराम गोडसे और आप्टे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती। 30 जनवरी सन 1948 को जब ये बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे और आप्टे द्वारा क्या होता है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यद्यपि बाद में गोडसे और आप्टे को फांसी दी जाती है। तो 30 जनवरी को क्या है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 30 जनवरी है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या याद किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इनकी किताबों की। किताबों के नाम देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गीता माता, 7 महाव्रत, हिंद स्वराज, अनासक्ति योग, इंडिया इज माई ड्रीम। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें आपकी ये थी। नेक्स्ट आप समाचार की पत्र की बात कर लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र। इसमें हरिजन क्या बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इनको किन नामों से पुकारा जाता था या उपनाम इनके क्या थे। तो जो इनको महात्मा कहते तो कौन कहते थे, टैगोर कहते थे। टैगोर इनको किस नाम से पुकारते थे, महात्मा के नाम से। राष्ट्रपिता के नाम से कौन, सुभाष चंद्र बोस इनको पुकारते थे। राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपिता कहते थे। ठीक है, बापू इनको कौन कहता था, जवाहरलाल नेहरू कहते थे। जवाहरलाल नेहरू इनको बापू कहते थे। अर्धनग्न फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कहा था। सार्जेंट की जो उपाधि थी इनको अंग्रेज अधिकारी कहते थे। जो सार्जेंट के नाम से इनको अंग्रेज अधिकारी पुकारते थे। तो ये था हमारा टॉपिक महात्मा गांधी जी को इस छोटे से वीडियो में समेटना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने का या गांधी जी को कवर करने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।